हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 1 वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन का एक्सरसाइज देखने वाले हैं, यानी प्रश्नावली देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। कह रहा है सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग घ लिखना है हमें इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। कैसे पदार्थ कहे जाते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, परावर्तन का कोण होता है तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचेगा विलंब के बीच का कोण, यानी इसका घ नंबर आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो देखिए, समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अच्छा, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है अवतल द्वारा, उत्तल द्वारा नहीं होता है। और तीनों प्रकार के दर्पण, यानी कि सिर्फ क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा ही हमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो देखिए, समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब हर एक कंडीशन में मिलता है। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति में, जब वह फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु स्थित हो, तब हम लोग उसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें भी होता है। अच्छा, उत्तल में हमेशा होता है, यानी कि इन तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा, यानी घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो देखिए, समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में आभासी मिलता है, लेकिन वस्तु के बराबर होता है, छोटा नहीं होता वस्तु से। ठीक है, अवतल दर्पण से भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर मिल जाता है और आभासी मिलता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है जी, वस्तु से बड़ा मिलता है। जब ये वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो आभासी और वस्तु से बड़ा मिलता है, यानी इन दोनों के द्वारा तो होगा नहीं। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण से होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा देखे थे आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलता है। 6 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो समांतर किरण पुंज किस में मिल सकता है जी? तो आपके अवतल दर्पण में मिल सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, किरणें आती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है वास्तव में। चलिए 7 नंबर पूछ रहा है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। देखिए, ये मैंने आपके नोट्स जो है ना www.ravikansir.in के वेबसाइट पे डाल रखा है, वहां से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, www. आप सबको तो मैंने बता ही रखा है रविकांत.इन इस वेबसाइट पे डाल रखा है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो जब फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो प्रतिबिंब हमारा आभासी मिलता है और वस्तु से बड़ा होता है। चलिए मैं इसको डायग्राम भी दिखा देता हूं। चलिए यहाँ पर देखिए आप, जब वस्तु कहाँ है जी, फोकस और ध्रुव के बीच, ये रहा, देखो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रह रहा है तो उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? वस्तु से बड़ा हो रहा है, वस्तु से बड़ा हो रहा है। और क्या हो रहा है? काल्पनिक कहिए या फिर आभासी कहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति क्या होती है? तो अभी देखे आपने, अभी ऊपर देखा ना जी, कि वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो रहा है ना, तब क्या हो जा रहा है? उसका प्रतिबिंब जो हो रहा है आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है अवतल दर्पण के लिए। तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच स्थित होने पे, यानी घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मोटर गाड़ी के
चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण। मैंने आपको बता रखा है, इसलिए लगा होता है क्योंकि इसमें वस्तुएं हम कहीं पे भी स्थित हो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए लगा रहता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तभी मैंने बताया उसको, आभासी होता है और सीधा होता है, वही काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हाँ बिल्कुल सीधा तो होता है, उल्टा नहीं होता है, सीधा है और उल्टा भी होता है, इनमें से कोई नहीं, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, हमेशा काल्पनिक और सीधा ही होता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो दर्पण कौन सा होगा? तो देखिए, समतल दर्पण में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर और सीधा बनता है, और उत्तल दर्पण में भी वस्तु से छोटा और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। इन दोनों में बनता है, यानी कि समतल अथवा उत्तल दोनों में भी हो सकता है। आपको कहा कि सर अवतल में भी तो एक कंडीशन है जब फोकस और ध्रुव के बीच, लेकिन यहाँ कह रहा है किसी भी दूरी पर वस्तु रखी जाए। तो किसी भी दूरी पर रखोगे समतल और आपके उत्तल में, तभी उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है संबंध F = r/2 यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह सत्य है किसके लिए? तो यह अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए होता है। ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को चुने। मतलब इसमें से सही किरण आरेख कौन सा है? तो देखो पहला तो गलत हो गया भाई, है ना, ये पहला तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। यह किरण ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ये तो गड़बड़ है, ऐसे ही गलत दिख रहा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए कौन सा दर्पण है? तो ये आपका उत्तल दर्पण है, और ये किरण अगर प्रधान अक्ष से समांतर जाएगी तो इधर ना जानी चाहिए, तो ये तो इधर आ गई है, तो ये भी गलत है। चलिए अगला देखते हैं। यह देखिए प्रधान अक्ष के समांतर गई है, तो परावर्तन के बाद फोकस से जानी चाहिए, यहाँ तो वक्रता केंद्र से गई है, ये भी आपका गलत है। यहाँ देखिए वक्रता केंद्र के दिशा में जा रही है, तो पुनः क्या हो जा रही है? उसी दिशा में वापस लौट जा रही है, यानी कि यही आपका सही है ना, घ नंबर ही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m जो है ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा। तो देखिए ऋणात्मक क्या बताता है कि वस्तु क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी, वस्तु से उल्टा होगा उसका प्रतिबिंब, वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा? उसका उल्टा होगा। और धनात्मक क्या होगा? सीधा के लिए बताता है कि प्रतिबिंब उसका सीधा बनेगा। अब बड़े छोटे की बात करेंगे तो अगर m का मान 1 से बड़ा हो तो वहां पे प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा होता है, और 1 से छोटा होने पे प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रकाश खाली स्थान में चलता है, सरल रेखा में चलता है ना, यहाँ पे भर देंगे सरल रेखा। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? सरल रेखा में। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होता है? तो समतल होता है। समतल दर्पण में ही ना बनता है हमेशा वस्तु के आकार के बराबर और सीधा। ठीक है, समतल दर्पण में ही बनता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा खाली स्थान प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्रतिबिंब को? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब 2 प्रकार के, वास्तविक बताया था और आभासी बताया। तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें क्या भरेंगे? परावर्तन। चलिए 5 नंबर देखिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं, और इसे एफ से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है ना जी, 2 गुनी होती है, 2 गुनी। हम लोग जानते हैं ना जी F = r/2। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या होगा? फोकस दूरी का 2 गुना होगा। खाली स्थान दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में यहाँ अवतल भरेंगे। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक
वस्तु के केवल कैसा प्रतिबिंब ही बन सकता है, तो हमेशा उसका आभासी लिखो या फिर यहाँ पे काल्पनिक भर सकते हो, आभासी या काल्पनिक भर सकते हैं। हमेशा क्या बनता है ना, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, तो हमेशा आभासी बनता है या काल्पनिक बनता है। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के कैसे निकलती है, समांतर निकलती है ना, या समांतर भरेंगे, मैंने आपको पढ़ा रखा है चैप्टर में। चलिए अगला है 10 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां खाली स्थान होती हैं। जो आपतित प्रकाश होता है इस तरह से आएगा, ठीक है। आपतित प्रकाश जैसे मान लो मैं यहाँ पे अवतल दर्पण ही ले लेता हूं और ये आपतित प्रकाश आ गया, और इस दिशा में जब कोई भी दूरी मापी जाती है इस दिशा में, तो क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और उसके विपरीत दिशा यानी इधर मापी जाएगी तो क्या होगी, वो ऋणात्मक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है सभी दूरियां गोलीय दर्पण के खाली स्थान से मापी जाती है, तो उसके ध्रुव से मापी जाती है। देखते हैं ना, ध्रुव से फोकस के बीच दूरी, फोकस दूरी वस्तु से फोकस, ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु दूरी, है ना जी, ध्रुव से ही सबकी दूरी लेते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की ध्रुव से बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी, है ना, ऐसे नहीं होता है जी, तो ध्रुव रखेंगे। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण का फोकस इधर की ओर रहता है, हमें पता है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा ना जी, ऋणात्मक भरेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऋणात्मक। और अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक, तो और उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, धनात्मक, क्योंकि उसमें इधर फोकस होता है। क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का धनात्मक मान खाली स्थान प्रतिबिंब को इंगित करता है। तो कैसे प्रतिबिंब को, वहां पे हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा यानी सीधा बनेगा। चलिए, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए खाली स्थान दर्पणों का उपयोग होता है। तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए हमें ज्यादा परावर्तन कराना होगा, है ना, एक ही बिंदु पर, तो हमें क्या किसका प्रयोग करना होगा, अवतल का, ठीक है। क्योंकि हमें जानते हैं कि सूरज से आने वाली रोशनी जो होती है समांतर होती है किरणें, और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे आएंगी, एक ही बिंदु पर आएंगी, ठीक है। इस तरह से सूरज की जो भी किरणें होंगी एक ही बिंदु पर आके मिलेंगे, इस तरह से क्या होगा, ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक जगह पर ही संचित होगी। चलिए अगला देखते हैं, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी, यानी कि वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना कि आप बनाओगे ना तो यहाँ R = लिखोगे प्लस का 32, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण है ना, फिर लिखेंगे F = R/2, यानी कि प्लस का 32/2 कट के 16 आ जाएगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर, यानी धनात्मक 16 होगा, यानी यहाँ 16 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखेंगे 16 सेंटीमीटर लेकिन यहाँ प्लस लगाएंगे। चलिए, एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है केवल एक खाली स्थान दर्पण द्वारा ही। अच्छा, एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कौन से दर्पण का प्रयोग करना होगा, अवतल के लिए, क्योंकि बाकी सब में तो आपका क्या होता है, आभासी और सीधा ही होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 1 नंबर, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है प्रकाश का किरण पुंज के बारे में कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, एक होती है अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम, और तीसरा होता है अभिसारी, इसको अभिसारी कर लेना, ये गलती से अभिमारी हो गया है, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। 3 प्रकार की होती है, आंसर में लिखो किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, अपसारी, ठीक है, समांतर और अभिसारी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की कितने परावर्तित किरणें हो सकती है। अच्छा देखिए, कह रहा है समतल दर्पण में पड़ने वाले एक ही प्रकाश किरण, यानी एक ही प्रकाश किरण, तो समतल दर्पण पे अगर एक प्रकाश किरण पड़ेगी तो वो उसकी परावर्तित किरण एक ही होगी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल एक,
कह रहा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो मैंने बता रखा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन, ठीक है, के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो जो आपतन है यानी जो आपतित किरण है वह अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी में क्या संबंध है। तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है, हम लोग जानते हैं। इसमें वस्तु दूरी जो होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी के बराबर है, यानी कि जितना दूरी पे वस्तु बनेगा उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल। मैंने आपको पढ़ा रखा है ना जी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। क्या मैंने आपको बता रखा है कि गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, प्रधान अक्ष जो होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा होती है। हम लोग यहाँ पे परिभाषित कर चुके हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष के बारे में कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख सकते हैं ऐसे। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस को परिभाषा दे। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ऐसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं और इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपका संबंध है। एक दर्पण का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। अच्छा, हमें एक दर्पण का नाम बताना है जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो सीधा प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वह अवतल दर्पण द्वारा भी बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा भी बनता है और समतल दर्पण द्वारा बनता है। लेकिन आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब की बात करेंगे तो केवल वो अवतल में ही होगा। ठीक है, अवतल में सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा होता है। समतल में सीधा बनता है लेकिन वस्तु के बराबर होता है, और आपके उत्तल में सीधा बनता है लेकिन वस्तु से छोटा होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ होना चाहिए। अच्छा, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए आभासी और सीधा फोकस और उसे ध्रुव के बीच रखना होगा। फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, हम लोग को पता है। तो लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। क्वेश्चन नंबर 12 का है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन कैसा बनेगा, तो वह हमेशा कैसा बन रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पर वस्तु के बराबर बनेगा और आपका क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए। तो अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस का ही होता है, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक लिख देंगे इसका आंसर, ऋणात्मक। ठीक है, अगला कह रहा है 14 नंबर कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। समझिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया। देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस है, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा जा रहा है, यानी यहाँ वस्तु होगा 5 सेंटीमीटर और इधर जाएंगे
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर ना बनता है यहाँ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। वस्तु की अपेक्षा उल्टा है, वस्तु से बड़ा होगा। यह मैंने कंडीशन आपको सब पढ़ा रखा है। वैसे तो हम लोग यहाँ पर दर्पण सूत्र से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं डायग्राम से ही आपको समझा दिया। इसको मैंने बता रखा है ना जी, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित तो प्रतिबिंब उसका यही बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की देख रहे हैं, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, अवतल दर्पण से, जिससे उसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो हम लोग जानते हैं, अभी देखिए कि वक्रता केंद्र पर रखने पर क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्या उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, नहीं। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी ही बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। एक दर्पण की फोकस दूरी f जो है माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो माइनस का होने का मतलब कि दर्पण आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पूछ रहा है, अवतल होगा कि उत्तल दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि प्लस में जो होता है उत्तल दर्पण में होता है। गोलीय दर्पण में आवर्धन को परिभाषा दे। तो आवर्धन का हम लोग जानते हैं, परिभाषा लिख सकते कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं और आवर्धन को m से यूज करते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, ये लिख देंगे इतना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धन यानी m का ऋणात्मक मान बताता है। तो ऋणात्मक मान यही बताता है कि प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण कह रहा है, अवतल उत्तल कुछ नहीं कह रहा है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा के निकाल दिया, F=R/2 रख के सॉल्व कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखिए। तो उत्तल दर्पण का वाहनों में साइड रियर व्यू मिरर के रूप में प्रयोग होता है, पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या प्लस का 16 लिखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण है, सॉरी 32 है ना जी, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अच्छा वक्रता त्रिज्या 32 है, तो हमें फोकस दूरी निकालना है, तो R/2 हो जाएगा, प्लस का 32/2 सेंटीमीटर, कट जाएगा 16, यानी कि प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, समतल दर्पण में आवर्धन m का मान प्लस का 1 का अर्थ क्या है। देखो m=+1। देखो प्लस क्या इंगित करता है कि प्रतिबिंब उसका आभासी बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। प्लस यही ना इंगित करता है, आभासी तथा सीधा बनेगा। अच्छा और ये 1 क्या इंगित करता है, तो 1 प्लस का 1 होने का, यहाँ 1 होने का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी हमें यहां से पता चल गया कि आभासी और सीधा बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। वही यहाँ पे लिखा है कि समतल m+1 का अर्थ है, ये पूरा लिख देना आप इसी को। 24 नंबर, एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र C पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। तो हमें पता है कि वक्रता केंद्र के है ना, वक्रता केंद्र C है और इस पर एक किरण आपतित होती है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र के दिशा में जाती है तो वह किरण क्या होती है, पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। देख लीजिए, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, देख रहे हैं ना, ये वक्रता केंद्र के दिशा में पुनः वापस उसी रास्ते में लौटा रही। उत्तल में भी वही हो रहा है, बस इसमें वक्रता केंद्र से वापस लौटती हुई प्रतीत होती है और इसमें वापस लौट जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और जितना भी आपने अभी नोट्स देखा ना वो सब चीज वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।